नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी है। इस दौरान सीएम पत्रकारों से रूबरू हुए और कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि ओमिक्रॉन के नाम पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को टालने की साजिश रच रही है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के सीएम और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संस्था की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया गया है। वहीं कालीचरण महाराज पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कि लड़ाई इस कांग्रेस के झंडे तले हुआ और देश के नवनिर्माण भी नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सारे लोग देश के नवनिर्माण में लगे और आज देश जिस स्थिति में पहुंचा है उसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का रहा है और उस पार्टी का आज स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। एक तरफ पश्चिम बंगाल में लोगों की मौत हो रही थी और लगातार चुनाव करा रहे थे, जबकि चुनाव को जितने चरण हैं उसको एक चरण में करा दिया जाए ये भी डिमांड थी, उसके बाद भी नहीं माने थे। आज इक्का दुक्का ओमिक्रॉन है और उसमें इतना घबराए हुए हैं, तो क्या बीजेपी चुनाव टालने के षड्यंत्र तो नहीं कर रही है? इतने घबराए हुए तो नहीं हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। तो कई प्रकार के कयास लग रहे हैं। चुनाव नहीं होने पर तो बहुत सारी बातें होगी, वो कब तक टालते हैं वो बात भी है, लेकिन जहाँ तक के मुझे जानकारी है उत्तर प्रदेश की सरकार मई तक के है, तो कब तक टालेंगे नहीं टालेंगे तो ये तो कल्पना के आधार पर ही ये प्रश्न उत्तर हो रहे हैं। सबकी निगाह निर्वाचन आयोग पर है कि वो क्या निर्णय लेती है। वैसे भी अब निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता अब संदिग्ध हो गई है, इसलिए कि ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं। अब उसको प्रधानमंत्री कार्यालय से मीटिंग में बुलाया जाए और मीटिंग अटेंड करे तो फिर वो उसकी स्वतंत्रता पे प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगता ही है। तो फिर वही होगा जो पीएमओ कहेंगे। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है और बहुत साहसी है, तो आप सरेंडर करें। वो बाहर इस प्रकार से बयानबाजी करने के बजाय तो सीधा पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुका है, वह अपने आप को सरेंडर करें, नहीं तो गिरफ्तार करें। बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम पर आरोप लगाते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2020 में जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर हारे हुए कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को रातों रात जीत का प्रमाण पत्र दिलाया गया। न्यायालय के आदेश के बाद सच्चाई सबके सामने आई। कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का झूठ सबके सामने आया है। ऐसे में उन्हें अपने पद पर कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष और विधायक से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष लता उनसेंडी ने कहा कि जनपद क्षेत्र कोंडा गांव के पंचायत चुनाव की मतगणना में लापरवाही सामने आई है। सहयोगियों को ये बताया गया कि आप कल 11 बजे आइए, आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। अब जो कुछ होना है आज नहीं होगा, कल होगा। रात्रि 11 बजे 12 बजे ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि स्थानीय प्रशासन को बैठकर टेबुलेशन करना पड़ा और प्रमाण पत्र जारी करना पड़ा रात के 12 बजे। हमारे लोग मैदान में थे, वहां उन्हें भगा दिया गया, अंदर जाने तक का परमिशन नहीं दिया गया कि अभी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, कल 11 बजे होगा, आप 11 बजे आइए। और रात के 12 बजे ऐसा कौन सा मजबूरी आ गया कि स्थानीय सरकार जो यहाँ पे बैठी हुई है, किसके दबाव में आपने रात को 12 बजे प्रमाण पत्र बांटा? एक छोटे से पद के लिए, सेवा का पद है, सेवा के पद को भी कांग्रेस के अध्यक्ष के क्षेत्र में, गृह क्षेत्र है, वहां पर किस तरीके से उन नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अपने लोगों को जो फर्जी तरीके से उन्होंने उसमें मतदान प्रक्रिया में भाग दिलवाया थे। 14 भारतीय जनता पार्टी के पास थे, लेकिन उन्होंने फर्जी तरीके से 2 लोगों को बढ़ा करके उन्होंने
अपने जनपद। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कहे गए अपशब्दों के मामले में कालीचरण महाराज पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिस पर रायपुर के एडिशनल एसपी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कालीचरण महाराज के द्वारा जो व्याख्यान दिया गया था और उसमें काफ़ी आपत्तिजनक बातें कही गई थी, जिसमें प्रार्थी प्रमोद दुबे की शिकायत पर टिकरापारा थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 294 और 505(2) का अपराध पंजीबद्ध किया गया था प्रथम दृष्टया, और प्रकरण विवेचना में लिया गया है। इसमें विवेचना में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और भी जो धाराएं आकर्षित हो रही हैं उन सभी धाराओं का समावेश इसमें किया जा रहा है, और उनके कालीचरण की पतासाजी के लिए टीम भी यहाँ से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन और प्रदेश में चल रहे ओबीसी आरक्षण पर विवाद पर क्या कुछ कहा, सुनिए। हम सबकी श्रद्धा और प्रेरणा के केंद्र अब पूरे देश में और विशेषकर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को गांव-गांव में खड़ा करने वाले और हमारे जैसे हजारों हजार कार्यकर्ताओं के निर्माता, जिन्होंने पूरा नेतृत्व ही मध्य प्रदेश का तैयार किया था, ऐसे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की पुण्यतिथि है। उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। श्रद्धेय ठाकरे जी संगठन के कुशल शिल्पी थे और उनका भाषण नहीं आचरण बोलता था। जीवन भर उन्होंने पहले संघ और फिर भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारत माता के चरणों की सेवा की, और आज हम जो कुछ बेहतर कर पा रहे हैं उसका कारण श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के दिए हुए संस्कार हैं। जन्म शताब्दी वर्ष में भी, क्योंकि तय किया है संगठन के विस्तार के लिए अनेकों कार्यक्रम हाथ में लिए हैं, वो हमारी प्रेरणा है। उनके चरणों में हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, हमारे नेता स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी की भी पुण्यतिथि है, और जीवन भर परिश्रम पूर्वक और बहुत कुशलता से उन्होंने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विस्तार किया और भारतीय जनता पार्टी को जन जन के बीच ले जाने में उनका अतुलनीय योगदान है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब वो बोलते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था, पटवा शैली ही थी उनके बोलने की शैली को कहा जाता था। वो सदैव हमारी प्रेरणा बने रहेंगे। मध्य प्रदेश में आज 42 पॉजिटिव केस आए हैं, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन धीरे धीरे केस बढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से 30-40 के बीच में ही है, लेकिन हर तरह की सावधानी रखनी है। आज हम वर्तमान परिस्थितियों में, व्यवस्थाओं में और कौन सी चीज जोड़ी जाए उसका भी फैसला करेंगे, और विशेषकर प्रधानमंत्री जी ने जो प्रावधान किया है 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण का, उसकी रणनीति भी हम लोग बनाएंगे ताकि 3 तारीख से उस टीकाकरण के अभियान को भी हम सुचारू रूप से चला के अपने बच्चों को भी पूरी सुरक्षा दे पाए और कोविड से सुरक्षा का कवच उनको ठीक से मिल जाए।
बाकी हर चीज पर हम नजर रखे हुए हैं, व्यवस्थाएं हमारी चाक चौबंद है। जनता से यही अपील है कि सावधानी रखें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। और इसलिए सामान्य वर्ग मध्य प्रदेश ने लागू की, अनुसूचित जाति जनजाति को न्याय दिया, ओबीसी का भी जो अधिकार है पंचायत चुनाव में आरक्षण का, वो भी रहना चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ संसदीय सीट से भाजपा के सांसद गुमान सिंह डामोर के पास उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का कोई जवाब नहीं है। भोपाल में सुबह डामोर भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। जब मीडिया ने उनसे 600 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में सवाल किए तो वे बचते बचते भाग निकले। इस मामले में सरकार की ओर से भी कोई स्पष्टीकरण या बयान सामने नहीं आया है। दरअसल अलीराजपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित जैन के निर्देश पर आईपीसी की कई धाराओं के साथ ही 420 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपियों को 17 जनवरी 2022 को पेश होने के निर्देश दिए हैं। ये कथित घोटाला उस समय का है जब डामोर राजनीति में नहीं आए थे। फ्लोरोसिस कंट्रोल प्रोजेक्ट में कार्यपालन नियंत्री थे। अलीराजपुर और झाबुआ क्षेत्र में फ्लोरोसिस कंट्रोल और अन्य प्रोजेक्ट के लिए की गई खरीद में भ्रष्टाचार और गबन के आरोप हैं। करोड़ों रुपए के बिल बिना सप्लाई के पास हो गए। डामोर रिटायर होने के बाद भाजपा से सांसद बने। हाईकोर्ट के आदेश पर अलीराजपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में मामला ये सामने आया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने भ्रष्टाचार का ही जायज ठहरा दिया है। सांसद का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें वे 15 लाख रुपए तक का भ्रष्टाचार करने की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। सांसद ने बाकायदा भ्रष्टाचार करने की वजह भी बताई। सांसद ने कहा कि पहली बार सरपंच बनने में 7 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। दूसरे पंचवर्षीय चुनाव लड़ने के लिए भी 7 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सांसद का भ्रष्टाचार का ज्ञान देने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रीवा सांसद ने कहा कि समाज और राजनेताओं के लिए चुनौती है कि सरपंच बिना 5 लाख रुपए खर्च किए चुनाव नहीं जीत सकता। पार्टी से वो सांसद हैं जिस पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने कहा था कि हम जनता के खाते में 15 लाख रुपए भेजेंगे। वो आज तक पता नहीं। 20,000 करोड़ कोरोना काल में उन्होंने वसूली करी, उसका पता नहीं। अगर इस तरीके से जिसके प्रधानमंत्री इस तरीके से कर रहे हैं तो उनके सांसद कोई बड़ी बात नहीं। जहाँ तक जनार्दन मिश्रा जी का सवाल है, वो 60 के ऊपर उनकी उम्र हो चुकी है और वो कुछ भी बोल सकते हैं। और जहाँ तक है उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला है। ये बात जिम्मेदारी सरकार प्रशासनिक अधिकारियों को देती है और सरकार के द्वारा यह बोला जाता है कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा बीजेपी सांसद के इन दिनों एक बयान सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय सीट से भाजपा के सांसद जनार्दन मिश्रा के द्वारा भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा बोला जा रहा है कि सरपंच 15 लाख रुपए तक का भ्रष्टाचार कर सकते हैं। उनकी से शिकायत तो उनके पास किसी भी प्रकार से ना आए सरपंचों की शिकायत, क्योंकि 7 लाख रुपए तो वह चुनाव लड़ने में उड़ा देते हैं और 7 लाख रुपए अगले पंचवर्षीय के लिए उन्हें रखना पड़ता है। और 1 लाख रुपए यह महंगाई का दौर चल रहा है तो एक उज्जैन लोकायुक्त में पदस्थ डीएसपी वेदांत शर्मा का इंदौर के कनाडिया में लक्ष्य विहार कॉलोनी में मकान है। रविवार को यहां पर उनका विवाद पड़ोस में रहने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर संदीप विज से हो गया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच सड़क पर ही जमकर मारपीट हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें डीएसपी शर्मा टॉवेल में ही घर के बाहर आ गए और दोनों के बीच हाथापाई हुई।
खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां इंदौर एयरपोर्ट पर एक मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल के तहत फ्लाइट नंबर ABC 111 में उड़ान भरते समय स्किड होकर आग लगने की खबर मिलते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल हरकत में आया और उन्होंने तुरंत फुल इमरजेंसी घोषित करते हुए सभी संबंधित विभागों को घटनास्थल पर पहुंचने को कहा। साथ ही स्थानीय प्रशासन को भी अवगत कराया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के सारे विभागों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए आग पर काबू पाया और घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया। बता दें कि किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए और सभी संबंधित विभागों का आपसी समन्वय बेहतर तरीके से स्थापित करने के लिए ये मॉक ड्रिल की गई। विमान में आग लगने की सूचना आपको सही मिली आपके लेवल पर। ये एक्चुअली एक हमारी जो मॉक एक्सरसाइज होती है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट की, जो हर 2 साल में फुल स्केल होती है और हर साल पार्शियल एक्सरसाइज होती है, उसी का हिस्सा थे, जिसमें हमने एक एयरक्राफ्ट में डमी एयरक्राफ्ट बना के और उसमें आग लगने का हमने दृश्य उसमें करा था। सारी एक्सरसाइज करी एफिशिएंसी चेक करने के लिए और रिस्पांस टाइम, सारी एजेंसी जो होती हैं इसमें उनको चेक करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज हम करते हैं। और जो हमारा फायर क्रू रहता है उसका स्किल भी चेक होता है इससे, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम में उनको इस सब चीज़ों पे काबू पाना होता है। तो इसके तहत हमने ये एक्सरसाइज आज कर। उज्जैन में महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के चलते जिला प्रशासन ने आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में महाकाल मंदिर के पीछे स्थित 17 मकानों को तोड़ दिया। दरअसल ये सभी 17 मकान मंदिर की विस्तारीकरण योजना के तहत अतिक्रमण के दायरे में थे, जहां जिला प्रशासन की ओर से मकान मालिकों को नोटिस भी दिए जा चुके थे, जिसमें आगे कार्रवाई करते हुए और नोटिस की मियाद पूरी होने पर उन्हें हटा दिया गया। मकान मालिकों को प्रशासन की ओर से मुआवजा भी दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल मंदिर में सालों से सेवा दे रहे मंदिर के मुख्य पुजारी और अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा ने पीएम और सीएम को पत्र लिखकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक अमले में चिंता बढ़ गई है। महेश पुजारी ने पीएम को पत्र लिखकर कहा है कि मंदिर समिति का प्रशासनिक अमला पुजारी और पुरोहितों और उनके साथ आने वाले श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने मांग उठाई है कि मंदिरों का सरकारीकरण ना किया जाए। साथ ही चेताया भी कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम देश भर के पुजारी सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। राष्ट्र के देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी को हमने एक पत्र लिखा अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के माध्यम से। हमने उनको ये कहा है उस पत्र में कि देश के जितने भी हिंदू मंदिर हैं जिनका सरकारीकरण हो चुका है, उनका सरकारीकरण मुक्त कर दिया जाना चाहिए और उन मंदिरों को और मठों को वहाँ के जो स्थानीय जो पूर्व से वर्षों से वंश परंपरा से उस गादी के गादीपति हैं और पुजारी हैं, उन्हीं को उन मंदिर की व्यवस्था को सौंप देना चाहिए। सरकारीकरण के कारण मंदिर का विकास हुआ होगा, लेकिन आध्यात्मिक जो दृष्टि से उसका विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है और वहाँ के जो लोग जो जुड़े हैं वो प्रताड़ित हुए हैं, उन्हें दबाया गया है, उनका शोषण हुआ है। इसलिए हमारा मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि शहरी क्षेत्रों में अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और जल्द ही इसका प्रकाशन भी किया जाएगा। इसमें प्रदेश की लगभग 6000 कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ होगा। नियमितीकरण के बाद इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भवन निर्माण की अनुमति मिलने के साथ ही बैंक लोन की सुविधा भी मिल सकेगी। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने जानकारी दी है कि नगरीय निकायों में 31 अगस्त से 27 दिसंबर तक कंपाउंडिंग के 5320 प्रकरण मिले हैं, जिनमें से 4264 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य मनरेगा कार्यालय ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों में हर महीने रोजगार दिवस का आयोजन दोबारा शुरू करने के आदेश दिए हैं। सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी किए जा चुके हैं। मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने कलेक्टरों को पत्र लिखकर हर महीने की 7 तारीख को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस के आयोजन के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर कोविड अनुकूल व्यवहारों का पालन करते हुए रोजगार दिवस का आयोजन सुनिश्चित करने को कहा है। हमारी कोविड-19 के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए ये आयोजन पिछले वित्तीय वर्ष से स्थगित था। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक डीएसपी का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो आधे कपड़ों में ही अपने पड़ोसी से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल डीएसपी अपनी BMW कार पर पड़ोस के घर से आ रही धूल गिरने की वजह से परेशान थे। इसी चक्कर में डीएसपी का पहले तो पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ और बाद में सड़क पर बवाल हुआ। फिलहाल मामले में पड़ोसी पर ही केस दर्ज किया गया है और जांच जारी है। थाना कनाड़िया का प्रकरण है। इसमें एक संदीप विज हैं जो डीएसपी शर्मा जी हैं, उनके घर पे गए थे। उन घर पे जाके उनने डीएसपी साहब से विवाद किया था। चूँकि डीएसपी साहब घर पे थे और अपना नहाने के लिए जा रहे थे, लेकिन संदीप विज द्वारा उनके घर पे जाके विवाद किया तो वो ऐसे ही टॉवेल में आ गए थे, जिसका वीडियो निकला है। तो संदीप छत्तीसगढ़ में कुछ महीने के अंतराल के बाद कोरोना की रफ्तार लौट आई है। प्रदेश में कोरोना के 49 नए मामले सामने आए हैं। ये दिसंबर महीने में एक दिन के भीतर कोरोना मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। संक्रमण की इस बड़ी दर ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी की भी आशंका बढ़ा दी है। जो नए मामले सामने आए हैं उनमें से 15 अकेले रायगढ़ जिले में मिले हैं। इसमें नवोदय स्कूल का एक विद्यार्थी और स्कूल के ही 2 कर्मचारी भी शामिल हैं। 2 दिन पहले भी यहां 13 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। रायपुर में भी 4 बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से सामने आया कि पॉजिटिव पाए गए बच्चों के परिजन पहले से ही संक्रमित थे, वहां से संक्रमण बच्चों तक पहुंचा। वहीं बड़ी संख्या में बच्चों के संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। कोरोना के खतरे से बच्चों को बचाने के लिए टीकाकरण अभियान का नया चरण 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। इस चरण में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कोवैक्सीन टीके की खुराक लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में ऐसे 16,39,000 बच्चों को टीका लगाए जाने की तैयारी तेज हो गई है। टीकाकरण शुरू होने से पहले स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण कर्मियों को अलग से प्रशिक्षण भी देगा। छत्तीसगढ़ के राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर VR भगत ने बताया कि प्रदेश के सभी कोरोना टीकाकरण केंद्रों के जरिए ही बच्चों का भी टीकाकरण होगा। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 16,39,000 बच्चे हैं। केंद्र सरकार ने तय किया है कि बच्चों को केवल कोवैक्सीन लगाई जाएगी। दिशा निर्देशों आने के बाद जिला स्तर के कर्मचारियों को राज्य स्तर से ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के बाद ही टीकाकरण शुरू होगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बड़ा कोरोना ब्लास्ट हुआ है। आज 42 नए केस पॉजिटिव मिले हैं और राहत की खबर ये भी है कि 19 स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। लगातार बढ़ते आंकड़ों के बाद एक्टिव केस 280 पार हो गए हैं। रिकवरी रेट 98 से अधिक है, लेकिन पॉजिटिविटी दर बढ़कर 0.08 हो गई है। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हालातों को देखते हुए बैठक की। 42 नए केसों में सबसे ज्यादा इंदौर में 27 संक्रमित मिले हैं। इसके बाद भोपाल में 8 मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 64,000 जांचें की गई हैं। इनमें भोपाल में एक बुजुर्ग की मौत भी दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश में पिछले 27 दिनों में 583 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा इंदौर में 247 और भोपाल में 205 शामिल हैं। नए वेदर सिस्टम के एक्टिव होने से मध्य प्रदेश का मौसम बदलने लगा है। एक तीव्र आवृत्ति वाला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवात और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश से होकर विदर्भ तक एक द्रोणिका लाइन और अतिरिक्त दक्षिण पश्चिमी बिहार पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। भोपाल, सागर, होशंगाबाद, जबलपुर, रीवा, शहडोल में 28 दिसंबर से 29 दिसंबर तक हल्की बारिश और कहीं-कहीं छोटे ओले गिरेंगे। 30 दिसंबर से कोहरा छाने लगेगा और इसके बाद 31 दिसंबर और 1 जनवरी को अच्छी खासी ठंड रहेगी। एमपी मौसम विभाग ने इस बात की जानकारी दी। इसी के तहत भोपाल में अचानक से हल्की बारिश हुई, जिससे ठंड बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के 8वीं के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। अब वे राष्ट्रीय मीन्स कम मैरिट छात्रवृत्ति के लिए चयन परीक्षा का लाभ उठा सकते हैं।
शासकीय अनुदान प्राप्त स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2021 और 22 में कक्षा 8वीं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति चयन परीक्षा के लिए पात्र होंगे। इसके तहत पात्र विद्यार्थियों को 12,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश पर राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रीय मीन्स कम मैरिट छात्रवृत्ति के लिए चयन परीक्षा 2021 और 2022 का शेड्यूल जारी किया गया है। राष्ट्रीय मीन्स कम मैरिट छात्रवृत्ति के लिए चयन परीक्षा का आयोजन इस बार 18 फरवरी 2022 को किया जाएगा। खास बात यह है कि इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और चयनित छात्रों को 12वीं कक्षा तक 12,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। और इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।